नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। केंद्र सरकार के पीएम, सीएम और मंत्रियों तक की कुर्सी जाने वाला बिल पेश कर दिया है और बिल के पेश होते ही इसका जमकर विरोध हुआ। विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। दरअसल सरकार गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार होने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने का कानून बनाने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को इसके लिए संसद में 3 बिल उन्होंने पेश किए, जिसका खासा विरोध हुआ और इसे जेपीसी को भेज दिया गया है। दरअसल बिल में यह प्रावधान है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी ऐसे क्राइम में अरेस्ट या 30 दिन की हिरासत में रहता है जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। जिसके बाद से पक्ष विपक्ष में तकरार तेज हो गई है और अब सवाल यही है कि विरोध के बीच बिल जेपीसी के पास भेजा गया तो आने वाली इसकी तस्वीर क्या होगी। विस्तार से करेंगे चर्चा, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। मैं इन तीनों विधेयकों का पुरजोर विरोध करता हूं और Now this bill clearly violates 74(1). सदस्यों के मिलकर ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संविधान के पद पर हैं। When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time. अब मुझे सुनो जरा, मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। राजनीति में अपराधीकरण रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए लोकसभा में 3 बिल पेश किए, जिसमें 130वां संविधान संशोधन बिल भी पेश किया गया। इस बिल में प्रावधान है कि अगर 5 साल या उससे अधिक सजा वाले संगीन अपराध में कोई मंत्री 30 दिन तक हिरासत में रहता है तो तुरंत उसका मंत्री पद छिन जाएगा। खास बात यह है कि ये नियम प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर भी लागू किया गया है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कौन से हैं ये बिल और इन्हें क्यों लाया जा रहा है। पहला बिल, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025। केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 की धारा 45 में संशोधन की आवश्यकता है। दूसरा बिल, 130वां संविधान संशोधन बिल 2025। केंद्र ने बताया कि संविधान में किसी ऐसे मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है जिसे गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया हो। इसलिए ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री और राज्यों या नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 AA में संशोधन की जरूरत है। तीसरा बिल, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 में संशोधन के बाद गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को 30 दिन में हटाने का प्रावधान होगा। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर बनने वाले सभाओं की संयुक्त 1963
का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time? Sir, the Chief Minister will not be able to accountable people. I want to know from the Honorable Home Minister, has he read Article 74(1), which says that the Council of Ministers headed by the Prime Minister to aid and advise the President who shall, in exercise of his function, act in accordance with such advice. Now, this bill clearly violates 74(1). This bill is squarely destructive of the basic structure of the Constitution. अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए। There should be rule of law. और उस रूल ऑफ लॉ, कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। मैं इन तीनों विधेयकों का पुरजोर विरोध करता हूं और गृह मंत्री से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये तीनों विधेयकों को वापस लिया जाए। इन तीनों का माननीय अध्यक्ष जी, अपनी पार्टी, अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। और विरोध इसलिए करता हूं माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह महाराष्ट्र में, जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इन बिलों को लाने के पीछे के ये कारण भी बताए गए हैं। भारत के निर्वाचित प्रतिनिधि नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में उनसे उम्मीद की जाती है कि वे राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर केवल जनहित और लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे। अपेक्षा की जाती है कि पद पर आसीन मंत्रियों का चरित्र और आचरण हर तरह के संदेह से परे हो। गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार या हिरासत में रखा गया मंत्री संवैधानिक नैतिकता के नियमों और सुशासन के सिद्धांतों को बाधित कर सकता है। ऐसे में लोगों का उनमें विश्वास कम हो सकता है। केंद्र सरकार का मानना है कि ये तीनों बिल लोकतंत्र और सुशासन की साख मजबूत करेंगे। अब तक संविधान के तहत केवल दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों को ही पद से हटाया जा सकता था। मौजूदा कानूनों में संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं को हटाने को लेकर स्पष्ट व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर कानूनी और सियासी विवाद होते रहे हैं। जिसमें दिल्ली के तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस में ईडी की गिरफ्तारी के बाद भी पद पर थे। जमानत के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी भी 241 दिन जेल में रहते हुए मंत्री रहे थे। बालाजी को मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में नौकरी के बदले नकद घोटाले के आरोपों में ईडी ने जून 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। इसके बाद भी वो 13 फरवरी 2024 तक पद पर बने रहे थे। हालांकि तीनों बिलों के खिलाफ लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने बिल की कॉपियां फाड़ते हुए तीनों बिलों को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध जताया। सपा ने बिलों को न्याय विरोधी, संविधान विरोधी बताया, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिलों को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजने की मांग की। कि मैं इस बिल को संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त करने वाला हूं। इस पर संयुक्त समिति जो राज्यसभा और लोकसभा पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों की बनेगी, जो इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी। As far as I'm concerned, I don't know those bills well enough to give you a comment. On the face of it, it seems reasonable that anyone who does anything wrong should be liable to punishment and should not be holding a high constitutional office or a political office. I think that makes sense. I see it as a completely draconian thing. It goes against everything. And to couch it as a measure which is being taken anti-corruption is just to pull a veil across the eyes of the people. Because what it basically allows a government to do is to put you don't even have to be convicted. Tomorrow you can put any kind of case on a chief minister and put him in jail for have him arrested for 30 days without even him being convicted, and then he ceases to be chief minister. कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। तो ये असल मकसद वो है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, उस बिल में ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अरेस्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को बताइए। और प्राइम मिनिस्टर ये उस बिल में कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के बिल में कह रहे हैं
कि प्रेसिडेंट करेगा। अरे भाई, संविधान में हमने लिख दिया कि द प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये उसका कॉन्ट्रडिक्शन। दूसरा, गवर्नर को आप इख्तियार दे रहे हैं, गवर्नर आप अपॉइंट करते हैं। तो ऑल इन ऑल ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ड्यू प्रोसेस के लिए, बल्कि भारत को एक पोलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है इन तीनों बिलों के जरिए, जिसकी हम पुरजोर इसकी मुखालिफत करेंगे। देखिए, इसमें विपक्ष को यही आशंका है कि इसमें विपक्षी मुख्यमंत्रियों मंत्रियों को परेशान किया जाएगा, उनको पद से हटाने की कोशिश होगी। एनीवे, अभी तक सुनने में आया है कि यह सिलेक्ट कमेटी को जाएगा। अभी सिलेक्ट कमेटी में देखिए क्या होता है। इसका मतलब ये जो कानून पास होने के बाद पूरे देश के मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सब उसके कंट्रोल में हो जाएगा। क्योंकि आज जो व्यवस्था है, कोई ऐसी धारा लगा दें जो आपको लोअर कोर्ट में बेल नहीं मिलेगा, तो फिर वो तो यदि बेल मिलने में 3 महीने लग गए तो सर मंत्रिमंडल से गया। तो ये एक नया हथियार है। इसका मतलब यह है कि सरकार बगावत रोकने के लिए कानून, पूरा देश देख रहा था जिस तरह की गुंडागर्दी थी। अगर संशोधन विधेयक पेश हो रहा था गृह मंत्री द्वारा, उसे प्रेमचंद्रन ने सवाल उठाया है कि साहब जल्दी में, उन्होंने कहा कि हम इस बिल को जेपीसी को भेजने वाले। जब भारत के गृह मंत्री ने सदन में कह दिया स्पीकर साहब से कि हम इस, तो फिर नहेश था। इसमें लोकसभा राज्यसभा की सारी पार्टियों के सांसद उसके मेंबर होंगे, फिर विचार होगा, उसके बाद बिल आएगा। लेकिन जिस तरह से फिर कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कागज फाड़ना शुरू किया, पहले फेंकना शुरू किया स्पीकर के चेयर पे, फिर आगे, फिर वेल में जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के और सब लोग आ गए और जिस तरह से मतलब झगड़ा करने पे आमादा हो गए, या गृहमंत्री के चेयर तक पहुंच करके जिस तरीके से किया, तो इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, आज तो पूरी लोकतंत्र पे एक कुठाराघात है। बहरहाल गिरफ्तारी या 30 दिन हिरासत में पीएम सीएम मंत्रियों की कुर्सी जाने वाले बिल पर तकरार तेज हो गई है। बात कुर्सी की है, इसलिए विरोध भी ज्यादा देखने को मिला है। ऐसे में जेपीसी को भेजने के बाद इस पर क्या होगा निर्णय, ये देखना दिलचस्प होगा। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो माननीयों की गिरफ्तारी पर तकरार है और पक्ष और विपक्ष जो है उसमें आर पार है। आपने सभी लोगों को सुना। देखिए, क्योंकि मामला प्राइम मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर, यानी कि आप प्रधानमंत्री की बात करिए, मुख्यमंत्री की बात करिए, मिनिस्टर्स की बात करिए, उनके लिए भी इस बिल में सीधा सीधा प्रावधान है कि यदि 5 साल की सजा होती है या उससे ज्यादा होती है, गिरफ्तारी होती है, 30 दिन हो जाते हैं, तो आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि विपक्ष की आपत्ति इसलिए आई है क्योंकि उनको एक ये शंका है, या हो सकता है उनको यकीन है कि यदि ये पावर चली जाएगी या ये यदि बिल पास हो जाता तो बाकी स्टेट्स में कहीं ना कहीं बहुत आसान हो जाता। आप किसी भी सीएम को कभी भी हटा देंगे या उन्हें हटना ही पड़ जाएगा। तो इसको लेकर जो एक परेशानी आई, जो हंगामा आज हुआ सदन के अंदर, उसके बाद आखिरकार एक अंतिम निर्णय यही बचता था कि इस पूरे के पूरे बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया है। वहां से क्या निर्णय आएगा उस पर विचार होगा, ये आने वाले समय की बात होगी। लेकिन जितना इस बिल के प्रावधान को रखा गया, जो पॉइंट्स को रखा गया, वो कितना सफल होगा या होना चाहिए, या यदि जेपीसी से भी ओके होके यदि आता है तब तो आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि यदि एक बार बिल पास हुआ, कानून बन गया, तो आप उसको फिर इस तरीके से नकार नहीं पाएंगे। तो कुल मिलाकर इसका आने वाला जो सिनेरियो है वो कैसा बनता है, सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अमित तिवारी। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे पूजा मिश्रा। पूजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे सैयद मोहम्मद तकी। मोहम्मद तकी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं और संविधान मामलों के जानकार भी हैं, एडवोकेट तनुज दीक्षित। तनुज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अमित जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी, आ रही है। अमित जी, देखिए, वैसे तो सारी चीजें इन तीनों जो बिल थे उसको लेके बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई ऐसी शंका या सवाल नहीं है। विपक्ष के पास है तो उसका भी उनका अपना एक राइट है, उनको कहीं लगता है तो उस पर सवाल कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर जानना पड़ेगा कि इस तरह के बिल की जरूरत क्यों,
क्या सिर्फ इसलिए कि कोई बड़ा चेहरा है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या वो अब चीफ मिनिस्टर हो, यदि वो इस तरह के आपराधिक रिकॉर्ड में है तो जनता के बीच अच्छी एक इमेज नहीं जाती है, या इस तरह के यदि चीज़ों में आप संलिप्त हैं तो आप लोगों को चले जाना चाहिए। तो इससे अच्छा तो ये भी है कि इस तरह के जो लोग हैं उनको आगे प्रमोट ही ना किया जाए। मतलब एक बात है मेरी, क्योंकि मैं मुख्य रूप से जानना चाहती हूँ बिल को लाने के पीछे की एक मुख्य रूप से मंशा क्या। राखी जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, मूल विषय क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। एक घटना से, एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। 50 साल पहले संविधान में एक संशोधन हुआ था, जब माननीय इंदिरा गांधी जी पर आरोप सिद्ध हो चुके थे कि वो उन्होंने चुनाव में भ्रष्टाचार किया है, चुनाव में धांधली किया है, और कोर्ट ने जब इसको भ्रष्टाचार को साबित हो गया था, तब वो एक संविधान में एक संशोधन होता है, और वो संशोधन ये किया जाता है कि किसी भी तरीके की न्यायिक समीक्षा इसकी नहीं हो सकती है, और पीएम इस पूरे के पूरे मसले से बाहर हो जाते हैं। दूसरी बात, आज जब एक वो वक्त था जब कि अपने आप को एक कानून से, देश के कानून से ऊपर बनाए रखने का प्रयास किया जाता था। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का दौर है, जहां पर सभी को कानून के दायरे में आना पड़ेगा, और ये संवैधानिक मूल धारणा के अनुसार हो रहा है। संविधान की मूल धारणा क्या है? सर्वोच्च नैतिकता। ये संविधान की मूल धारणा है। संविधान की मूल धारणा है राजनीतिक शुचिता। ये संविधान की मूल धारणा है। तो इसी धारणा पर इस बिल को लाया गया है। आप देखिए, 2024 का मार्च का महीना था। आपको सबको तो हमको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, और किस तरीके से दिल्ली की, देखिए म्यूट करवाइए सबको। तो किस तरीके के दिल्ली की केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली को एक तरीके से बंधक बनाने का प्रयास किया। सरकार, केजरीवाल की वो सरकार दिल्ली में एक अराजकता जैसी स्थिति पैदा करने का प्रयास किया, और एक संवैधानिक संकट उत्पन्न करने का प्रयास किया दिल्ली की केजरीवाल की सरकार ने। जब वही लोग, आम आदमी पार्टी के ही लोग कोर्ट गए, और जब कोर्ट में ये कहा गया कि हम जेल से सरकार चलाना चाहते हैं, तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि संविधान में इसकी कोई व्याख्या नहीं है। तो आज जो ये ग्रे पार्ट था, जहां पर कि किसी तरीके की इसकी व्याख्या नहीं थी, क्योंकि हम तो ये समझते थे कि नैतिकता का मूल्य है, अगर कोई भी इस तरीके के आपराधिक मामलों में जेल जाएगा या उस पर अपराध सिद्ध होंगे तो वो स्वतः रूप से रेजिग्नेशन देगा और जेल जाएगा। हेमंत सोरेन की जब बात आई थी तो उन्होंने भी उसी दौरान हेमंत सोरेन जी की भी गिरफ्तारी हुई थी, उन्होंने इस्तीफा दिया और जेल गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसा एक व्यक्ति, जो हम कह सकते हैं कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक सत्ता लोलुप लोग आ जाएंगे जो सत्ता की मलाई जेल में रहते हुए खाना चाहेंगे, तो ये उनको बता दिया जाए कि ये सेवा का पद है, ये भोग का पद नहीं है। तो इस चीज को समझते हुए, इस ग्रे जो मैटर था कि एक इसकी व्याख्या नहीं थी संविधान में, तो उस चीज को परिभाषित करते हुए और बताया गया कि इसके पैमाना किया गया कि अगर 5 साल तक इसमें किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में 5 साल से अधिक की सजा होने का प्रावधान हो, या आपका 30 दिन तक आप अगर बिना जेल में अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आप एक एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं, आपको नहीं हटाया जा सकता है। उसके बाद अगर आपको गिरफ्तार भी कर लिया गया तो आप कोर्ट के माध्यम से बेल ले सकते हैं, आपको नहीं हटाया जाएगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए, ये सारे बिंदुओं को रखते हुए एक परिभाषित करने का काम किया गया उस कानून को संशोधन के माध्यम से, और जेपीसी को भी भेज दिया गया है। तो अभी तो सभी पार्टियों के उसमें सदस्य होंगे, सभी अपने राय देंगे, तो निश्चित तौर पे इतना हो हल्ला हंगामा और एक एनार्की जैसा सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहिए। इस पर तो मुझे तो ये लगता था कि सभी पार्टियां एक साथ आएंगी और इस बिल को एक साथ समर्थन करेंगी, क्योंकि इसको ये संवैधानिक बिल है, संवैधानिक संशोधन का बिल है, इसमें 2/3 भागीदारी चाहिए, तो सभी पार्टियां इसमें अपनी भागीदारी देंगी। और कौन नहीं चाहता कि राजनीति में शुचिता है? कौन चाहता है कि हमारे सर पे कोई गुंडा बैठा रहे या कोई माफिया बैठा रहे या कोई इस तरीके का आपराधिक व्यक्ति बैठा रहे? क्या हम और आप चाहते हैं? मैं तो आपके दर्शकों पर यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि वो सोचे कि क्या वो अपने नेता, मंत्री, विधायक को क्या ये गुंडा बने उनका विधायक या मंत्री ये चाहते हैं? क्या कोई किसी करप्शन के मामलों में बना रहे, कोई ये चाहता है? कोई गंभीर आपराधिक मामले में वो अभियुक्त हो, क्या वो ये चाहते हैं? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं चाहता। तो एक राजनीतिक शुचिता की तरफ ये एक पहल है, सभी पार्टियों को इस पर साथ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। शिवानंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी।
शिवानंद जी, मुख्य रूप से क्या आपत्ति है? भारतीय जनता पार्टी को लगता है, या सत्ता पक्ष को लग भी रहा था, कि इस पर सबका समर्थन होना चाहिए था, और यदि कोई वाकई में कोई माननीय हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं या जिनको सजा हो गई है, जिनकी गिरफ्तारी हो गई है, उसके पीछे के बहुत सारे रीज़न होंगे। मैं ये नहीं इस परिप्रेक्ष्य में नहीं जाऊंगी कि किसी पे भी आपने उठाया और छापा पड़वाया और अंदर कर दिया, नहीं, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इस तरह की कोई प्रवृत्ति का है तो उनको जाने दीजिए, वो क्या करेंगे ऐसे पद को संभाल के। हाँ, यदि गलत तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं तो फिर समझना पड़ेगा। तो मुख्य रूप से आपत्ति कहाँ है इस बिल में? गुड इवनिंग राखी जी, नमस्कार पूरा पैनलिस्ट को। देखिए, बीजेपी 2014 से लेके 2025 तक हमेशा संविधान का अपमान करते, संविधान के नाम पे गुंडागर्दी चालू है, संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं, संविधान के कानून हाथ में लेके हमेशा उनके तरह से काम चालू है। दूसरी बात, इसमें अपोजिशन को टारगेट करना। बीजेपी में 99% क्रिमिनल एमपी है, मिनिस्टर है, एमएलए है। अमित शाह जी देखिए, अमित शाह जी के ऊपर कितना मर्डर केसेस है, उसके बाद उनके ऊपर जस्टिस लोया को न्याय मिलेगा क्या? हरेम पंड्या को न्याय कब मिलेगा? उसके बाद प्रजापति का हत्या हुआ, उसको न्याय कब मिलेगा? सोयाबुद्दीन जो सबसे बड़ा गुजरात में जो मर्डर हुआ, उसमें न्याय वो लोगों को कब मिलेगा? वो भी अमित शाह जी लेके आ रहे हैं। देखिए, इंडिया में कानूनी लोगों को पता नहीं है। देखो राखी जी, मैंने अगर यहाँ बैठ के मैंने कुछ गलत किया तो समझो मेरे को अरेस्ट हुआ, कुछ एक्शन हो गया, तो मेरे पूरा लाइफ बर्बाद करना एक कानून में नहीं है। कानून में यह है कि अरेस्ट करके उसको बेल देना, बेल के बाद उसको न्याय प्रविष्टि में जब तक वो दोषी नहीं होगा तब तक जब तक वो दोषी नहीं है तब तक वो क्रिमिनल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये लोगों ने प्लान क्या कर रहे हैं कि समझो कल तेजस्वी यादव बिहार के चीफ मिनिस्टर बन गया, उसके ऊपर केस डालेंगे, 45(1) पे केस डालेंगे, उसमें तो 6 महीने बेल ही नहीं मिलता है। मैं खुद लॉ किया हूँ, मेरे बड़े भाई लॉयर है, लॉ फॉर्म है, बड़े बड़े हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। देखिए 45(1), राखी जी आप चैनल पे है, आपने दूसरे चैनल में कुछ न्यूज दिया, कुछ मिसयूज किया, आपके ऊपर 45 करके अगर अंदर डाल दिया तो आपको बेल ही नहीं मिलेगा 6 मंथ। या मैं हूँ, मेरे ऊपर भी 45(1) के अगेंस्ट अगर पीएमएल जो कानून है उसमें छगन भुजबल के हुआ था, अनिल देशमुख जी हुआ, अजित पवार वेटिंग में है, उसके बाद नारायण राणे जी है, संजय राउत जी है, उसके बाद छगन भुजबल तो 2 साल अंदर थे। तो ऐसे बहुत लोग, खुद अमित शाह जी के ऊपर केसेस बहुत बड़े मायने में, तो ये लोग अपोजिशन लीडर डीके शिव कुमार कांग्रेस के, उनके ऊपर भी केस झूठा डाला। इसके आगे अपोजिशन को खत्म करके नरेंद्र मोदी, अमित शाह गोड़ से गोड़वलकर सरकार बनाना चाहते हैं, कानून संविधान बदल के हाथ में लेना चाहते हैं, मीडिया भी कंट्रोल में लेना चाहते हैं, आरबीआई हाथ में लेना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, ईवीएम, इलेक्शन कमीशन। जिस तरह से आज देखिए ज्ञानेश कुमार जी बीजेपी नया प्रवक्ता, उनके घर पे ही देखिए, मैं भी खुद यूपीएससी देके मैं भी आईपीएस गोल्ड मेडल स्टूडेंट हूँ, लेकिन इसका मतलब यह है ज्ञानेश कुमार के घर पे दोनों बेटी मेरे बहन जैसी, दोनों भी आईआरएस बने, उनके दोनों भी हस्बैंड आईएएस है और आज भी डीएम है नोएडा में। ऐसे आदमी को अगर चुनाव आयोग का चुनाव वो बैठे हैं, उनके एक ही घर पे, एक ही जगह पे 6 लोग आईएएस आईआरएस घर पे है, इनका जांच होना चाहिए, नंबर 1। अमित शाह जी के ऊपर बहुत कुछ केसेस है, हम ये नहीं कह रहे कि अमित शाह दोषी है, नहीं है, मेरे को राइट्स नहीं है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान से कानून कोर्ट उसको एक्शन लेगा। और नरेंद्र मोदी जी 2002 का गोधरा कांड कितना महाभयंकर उन्होंने किया, भ्रष्टाचार बड़े मायने में किया है, ये बॉन्ड्स के नाम पे भ्रष्टाचार किया इन्होंने, वक्फ बोर्ड की जमीन गरीब दलित मुस्लिम बांधवों का जो जमीन है उन्होंने, आप अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हम मेन आज अपने जो बिल पे बात कर रहे हैं हम उस पर थोड़ा फोकस्ड रहेंगे तो अच्छा मैसेज जाएगा। को आदेश दिया था कि नरेंद्र मोदी आज भी हमने अगर कल सरकार बदलने के बाद नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में एफआईआर हो सकती है उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नाम पर।
और बीजेपी प्रवक्ता के ऊपर हो जाएगा अगर आपने प्रधानमंत्री जी के उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी किया है और उनके चिल्लाने से ऐसा नहीं होता है शिवानंद जी, झूठ बोलना चिल्ला चिल्लाकर झूठ बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक सेकंड अमित जी। हाँ शिवानंद जी पहली चीज तो ये संविधान ने क्या है शिवानंद जी, ठीक है मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिए। पहली बात तो ये है सर कि हम जिन बिल पे बात कर रहे हैं उसके प्रावधान पर, उसके क्राइटेरिया पर बात करें। हम इधर उधर आरोप प्रत्यारोप हमेशा ही होती रहती है, अभी हम इस पे कंसर्न रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। प्लीज ये मेरा रिक्वेस्ट भी है, अच्छा नहीं लगता बार बार मैं इंटरप्ट करूं। कल अखिलेश यादव जी को, ममता बनर्जी हो या तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी जी हो या सिद्धरामैया हो या तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हो, ये लोग टारगेट, अगर हिमाचल का ये लोग पूरी तरह से खुद के जेब में डालना चाहते हैं। इनका दिमाग खराब हो गया है। कोई भी इनका गवर्नमेंट अगर 240 बैठे हैं, चंद्रबाबू नायडू भी आंध्र प्रदेश से आए हैं, अभी वाइस प्रेसिडेंट में जो हमारा सुदर्शन रेड्डी वाइस प्रेसिडेंट बनना तय है। मैं लिख के देता हूँ राखी जी, ये तो टेलर है पिक्चर। देखिए राखी जी, मुद्दे पे बात करें तो सही है, ये जो भी मुद्दे ले आ रहे हैं उसका कोई इस मुद्दे से ठीक है। चलिए शिवानंद जी एक मिनट रुकिए, देखिए मैं ऑलरेडी आपसे रिक्वेस्ट भी कर चुकी हूँ और बहुत अच्छे से बोल चुकी हूँ, हम विषय पर रहे। मुंह काला करके लोग बैठे ये लोग ठीक है। रास्ते पे पकड़ के आज ही देखिए रेखा गुप्ता का क्या हुआ। रेखा गुप्ता जी के ऊपर जो हुआ, रेखा गुप्ता को तो आपने मारने की साजिश की है। रेखा गुप्ता को आपने मारने की साजिश की है। आम आदमी पार्टी और पूरी की पूरी इंडिया अलायंस। सर कहाँ हम क्या 3 बिल, सर क्या मतलब अब ये गिरफ्तारी पर जो तकरार है उस बिल की बात कर रहे हैं आप लोग, कहाँ इधर उधर बार बार जा रहे हैं। मत करिए, अच्छा नहीं लगता, प्लीज प्लीज। आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस रेखा गुप्ता की हत्या करवाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री हैं, उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। ये शिवानंद जी का यही चेहरा सामने आता है। शिवानंद जी का कांग्रेस पार्टी का इंडिया अलायंस का यही चेहरा सामने आता है। किस तरीके से न्याय से चलने वाले लोगों की हत्या करवाना, संवैधानिक पद पर बैठे लोगों की हत्या। चलिए शिवानंद जी और अमित जी, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ सर, प्लीज 1 सेकंड रुक जाइए, आप 1 सेकंड रुकिए, मैं वापस आऊंगी, ठीक है। पूजा जी मेरी आवाज पहुंच रही है? राखी जी, शिवानंद जी 1 सेकंड, 3 मेहमान और हैं, उनकी एक बार प्रतिक्रिया आ जाने दीजिए सर। जी ठीक है। पूजा जी, समाजवादी पार्टी ने भी इसको कहीं ना कहीं इस तरीके से लिया है कि ये बिल ठीक नहीं है, उसका विरोध समाजवादी पार्टी ने भी किया है। क्यों? मुझे एक ऐसा पॉइंट तो बताइए कि पर्टिकुलर किस वजह से आप लोगों को ये शंका है कि जो सत्ता पक्ष है वो इस तरीके से, जो दूसरे स्टेट के मिनिस्टर्स हैं, मुख्यमंत्री हैं, कोई भी केस लगा देंगे। वैसे भी हमेशा कहा जाता है ईडी मिलकर काम कर रही है, सीबीआई मिलकर काम कर रही है, ये हमेशा आता है। क्या उस वजह से ये सारी चीजों का विरोध है या कुछ और उसके पीछे पॉइंट है? राखी जी आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। और आप देखिए ईडी की लिस्ट उठा करके, ईडी सीबीआई की 85% 90% भाजपा सरकार में 90% केसेस चार्जेस जो लगे हुए हैं वो लगे हैं अपोजिशन के लीडर के ऊपर में। और अगर उनका कन्विक्शन रेट उठा करके आप देखेंगे, अरे तुम लोग चोर पार्टी हो, चोरी करके बैठे हो, चोरों के ऊपर ही तो लगेगा आरोप। अरे तुम लोग सर देखिए, पूजा जी आप दोनों के बीच में नहीं बोली थी तो आप लोग भी प्लीज इंटरप्ट मत करिए। बाकी अभी मुझे क्योंकि सूचना मिली है, बाकी जो मेरे 2 मेहमान हैं आम आदमी पार्टी से और तनुज जी, उन्हें थोड़ा सा जल्दी भी जाना है, तो उनकी भी बात आ जाए तो पूजा जी थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरे राउंड में फिर आप ही लोगों को बोलना है, तो आप लोग अपनी बात रखिएगा। राखी जी, तो जब जो है आप देखते हैं ईडी सीबीआई की जो जांचें लंबित पड़ी हुई हैं, चल रही हैं, वो 90% जो है अपोजिशन लीडर के ऊपर चल रही है। और कन्विक्शन रेट आप देखेंगे तो 0.5 से भी कम है, 0.45 है। और तब आप देखिए, अभी आपने देखा होगा सत्येंद्र जैन जी 2.5 साल बाद उन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, परिणय 2.5 साल तक उनको रखा ना जेल में। आप देखेंगे जो है हेमंत सोरेन को, तो वो बरी होकर के निकल आए, पर वो 6 महीने जेल रहे। आपको पता है ईडी का प्रावधान ही ऐसा है कि अगर किसी को ईडी ने अपनी कस्टडी में लिया तो 180 डेज से पहले उनको बेल नहीं मिलने वाली है। अगर संजय राउत जी को छोड़ दिया जाए, तो इतिहास में अभी जब से भाजपा सरकार आई है किसी को उससे पहले बेल नहीं दी गई, उससे पहले बाहर नहीं छूट करके आए। तो ये जो है भाजपा सरकार की स्ट्रेटेजी है।
आप बताइए, ये शाम को जो है कल 19 तारीख को शाम को लोकसभा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके पास में लेटर भेजते हैं, कोई बिल आना होता है तो संसद में भी कह रहे थे ना कि परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा के तहत पहले बिल को डिस्कस किया जाता है। यूपीए सरकार ने कितने सारे बिल जो है पहले डिस्कस करने के बाद में अपोजिशन के साथ में फिर उसको प्रेजेंट किया हुआ था, और आप जो सीधा शाम को सेक्रेटरी जनरल को भेज देते हैं। आपने टारगेट कर रखा हुआ है कि हमें तो बस ईडीआई को जो है लगाना है। एक बार ईडी ने ले लिया, सीबीआई ने ले लिया, फिर जो है 30 दिन तक वो साबित करते हैं। भाई 2.5 साल आपने जेल में रख दिया, फिर 30 दिन आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? उसके बाद में 30 दिन के बाद 31वें दिन आप वैसे खत्म कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप कमजोर हो गए हुए, आपने जनहित की बात नहीं की, जनता आपके अगेंस्ट में है, तो आपको डिक्टेटरशिप को स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे डिक्टेटरशिप को स्ट्रॉन्ग किया जाए? आप चाह रहे जितने मजबूत जो है अपोजिशन के लीडर हैं, जो रीढ़ की हड्डी बन करके अपोजिशन की खड़े हो रखे हुए हैं, उन सबको धराशायी कर दिया जाए, और उसी के साथ में आप काम कर रहे। क्यों? हेमंता बिस्वा शर्मा को आपने कुछ नहीं किया। आपको पता होगा कि 2014 तक जो है उनके अगेंस्ट में लोग बहुत बोले जा रहे थे, पर जैसे इनकी पार्टी में ज्वाइन किया तो केस सीबीआई के पास में गया। सीबीआई ने एक बार पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। अजीत पवार, जिनके ऊपर 7,000 करोड़ का जो है सिंचाई घोटाला था, आपको शारदा घोटाला याद होगा, आपको जो है इतने इनके जो है घोटाले रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, अभी जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र में, उनके ऊपर में सीबीआई जांच बैठी हुई थी। उनमें से आप बता दीजिए, एक गुजरात के पटेल जी थे, बड़ा वो हाईलाइट हो रखे हुए थे, पर उनके ऊपर भी सीबीआई इनके पार्टी में चले गए। एक प्रश्न पूछने के लिए इनको नहीं बुलाया जाता। वहीं पे विपक्ष के जो है लीडर को 2.5 साल, आप सोचिए 2.5 साल जो है बेकसूर होने के बावजूद भी उनको जेल में रख दिया जाता है। तो आप सोचिए कि ये सरकार किस मंशा के तहत बिल लेकर के आ रही है, जो बिना किसी डिस्कशन से, प्रायर डिस्कशन से पहले शाम को सीधा जनरल सेक्रेटरी के पास में लेटर दे दिया जाता है, और आज कह रहे कि सबको खड़ा हो जाना चाहिए। भाई ईडी सीबीआई आपके हाथ की पपट हो रखी है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप पपट से बाहर निकल के आइए। ईडी सीबीआई क्यों? इलेक्शन कमीशन भी हो रखी है। इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता बीजेपी, बीजेपी की प्रवक्ता इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन बना हुआ उत्तर प्रदेश का डीएम। अगर आप लोगों को नई जानकारी, जो लोग उत्तर प्रदेश में नहीं रहते हैं, उनको बता दें कि अगर आपको इलेक्शन कमीशन से कोई प्रश्न पूछना तो उत्तर प्रदेश के डीएम से पूछिए प्रश्न, क्योंकि उत्तर प्रदेश के डीएम बता रहे हैं सारी जानकारी है, झूठ बोल रही हैं आप। 18,000 जो वोट काटे सारी जानकारी है, सब जगह की जानकारी ठीक है, चलिए ठीक है पूजा जी, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड में जो इलेक्शन कमीशन को बोलना चाहिए। आप जानिए कि ये जो भाजपा है वो कर क्या रही है। उसने जो बिल्कुल ठान रखा हुआ है कि हम जो है गलत डिक्टेटरशिप ला करके रहेंगे। कैसे नहीं आएगा? जो अमेंडमेंट हुआ था, 45 अमेंडमेंट हुआ था, जो रिवर्ट बैक किया गया हुआ था, जो एक गलत डिसीजन हुआ था, बहुत बेकार डिसीजन हुआ, जिसके अगेंस्ट में श्रद्धेय नेताजी लोग जेल गए थे। इमरजेंसी का जो 45th अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने समर्थन दिया हुआ था कि कभी भी जो है आगे चल करके गलत तरीके से इमरजेंसी ना लगाई जा सके, डिक्टेटरशिप ना आ सके। ये जो है उसमें लूप को ढूंढ करके ऐसे बिल लेकर करके चाहना चाह रहे हैं कि हम डिक्टेटरशिप ला करके रहेंगे। 30 दिन तो मजाक ही है इनके लिए, जब 2.5 साल निर्दोष को रख सकते हैं जेल में। तो आप सोच लीजिए। ठीक है पूजा जी, वापस आऊंगी। जेल के अंदर ही होना सैयद चाहिए। मोहम्मद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? सुप्रीम कोर्ट का लेना हो रहा होगा ना। अब अगर आप सत्य, ठीक है, मैं पूजा जी एक सेकंड, पूजा जी और अमित जी, जो भी है आपत्ति, उसको भी दूसरे राउंड में हम प्लीज उसको सॉर्ट आउट करेंगे। एक सेकंड रुकिएगा। मोहम्मद तकी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है आपके पास। 3 बिल की बात हो रही है। बिल पेश हुआ, विरोध हो गया, कॉपियां फाड़ी गई, काफी हंगामा हुआ, जेपीसी के पास चला गया। अब वहां से क्या होकर आएगा ये आने वाले वक्त की बात है। लेकिन ये सिनेरियो जो रखा गया है, ये वाकई में जब, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ भी हुआ और कहा जा रहा था कि जब ये सारी चीजें थी तो वो जेल से बैठ के तमाम चीजों को कर रहे थे। साउथ का भी एक जिक्र निकल कर आया है। तो आपको लगता है ये सारी चीजें पूरी तरीके से बैन होनी चाहिए, या वाकई किसी का आचरण खराब है तो वो इस पद पर नहीं होना चाहिए? असल में इस बिल को लेकर आप क्या, आम आदमी पार्टी से कैसे ले रही? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे डिबेट बुलाया राकेश जी, और सभी को सम्मान, नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का पूर्णतः तानाशाही की तरफ एक और कदम है। भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर थंब रूल लाना चाहती है, वो ऑटोक्रेसी लाना चाहती है, और विपक्ष को खत्म करना चाहती है पूरी तरह से। उसकी तरफ एक और कदम है, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर के सबके संविधान का अपमान है, उनका घोर अपमान है, जो कि लोकतांत्रिक आवाज को दबाया जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुना गया है और उसके ऊपर मुख्यमंत्री होते लोग आरोप लगाते हैं, तो आरोप अगर सिद्ध नहीं हो रहा, वो कैसे इस्तीफा दे देगा? हमारे देश की मूल धारणा, यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। बीजेपी ने तो मूल धारणा बदल दी, फ्रॉम डे वन यू आर गिल्टी एंड इज लायबिलिटी ऑन यू टू प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर इनोसेंट। हाउ इट कैन हैपन? तो बीजेपी को जो है संविधान की बिल्कुल जानकारी नहीं है।
ये लोग बिल्कुल ही संविधान को खत्म करना चाहते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर से इनकी बड़ी दुश्मनी है, वो बार बार इनकी जाहिर हो जाती चीजों से। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप किसी लोकतांत्रिक सरकार को, चुनी सरकार को अवैध कानून बना के अवैध तरीके से गिरा नहीं सकते। ये काम सुप्रीम कोर्ट का, ये काम कानून का है। जब तक कानून काम नहीं करेगा, अरविंद केजरीवाल पे इन्होंने कई बार अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, क्या अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप सिद्ध हो गए थे? क्या अरविंद केजरीवाल पर झूठे आरोप लगाए थे, सिद्ध हुए? क्या आम आदमी पार्टी के लीडर्स पे जो आरोप लगाए थे सिद्ध हुए? एक आरोप सिद्ध हुआ बताइए मुझे आप। इवन कोर्ट ने फटकारा कई बार कि आप जो है इसको बहुत लंबा खींच रहे हैं, आप सही सबूत नहीं दे पा रहे हैं, आप सही पक्ष नहीं रख पा रहे हैं, उसको आप चिंगम की तरह खींचते ले आ रहे हैं। कोई मुकदमा कब तक चलेगा? अगर सत्येंद्र जैन को जो उनके ऊपर आरोप लगे थे उसमें जेल भी होती, 6 महीने जेल होती, उनके ऊपर मुकदमा 2.5 साल चला। ये कहां से, कैसे न्याय हो गया? ये एक आदमी जिसके ऊपर अगर आरोप तय भी होता, 6 महीने जेल होती, वही व्यक्ति उस आरोप के जब सिद्ध नहीं हुआ तो 2.5 साल जेल में रहा। आप पूछिए ये कहां से, कौन सा इंसाफ है? और उसने जो 2 साल ज्यादा गुजारे हैं उसका जवाब कौन देगा? या बीजेपी के लोग जेल में जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी जेल में जाएंगे? और नरेंद्र मोदी जी आरोप लगाए, जवाब देता हूँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप पिछली बोलिए, जब आपके नंबर आएगा बोलिएगा। नहीं, सवाल जब आप मुझसे पूछ रहे तो जवाब देना पड़ेगा ना। हाँ अमित जी मैं जवाब लूंगी, प्लीज एक बार सबको बोल लेने दीजिए, थोड़ा सबका पक्ष आ जाए, उसके बाद मैं वापस आ रही हूँ। प्लीज 1 सेकंड। आप लोग उठ सकते हैं आप। उसी बात जब गोधरा कांड हुआ था और जब अमित शाह चोरों को गुस्सा वो जल्दी आता है, पानी पीजिए। पार किया गया था तो क्या बताइए, उन्होंने इस्तीफा दिया था अमित शाह ने? दिया था मोदी ने दिया था मोदी ने इस्तीफा दिया था। कहा दिया था इस्तीफा? कब दिया था इस्तीफा? क्या बकवास कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ बोलना तो आपका काम है, झूठ बोलना तो बीजेपी का काम है। हर लेवल पे बीजेपी ने ईडी के लेवल पार्टी, हर लेवल पे बीजेपी ने झूठ बोला है। बीजेपी झूठ का बहुत बड़ा एक ड्रम है, उसके अलावा झूठ के अलावा कुछ नहीं है। बीजेपी इज अ क्लाउड ऑफ लाइडनेस एंड नथिंग एल्स। एक झूठ का बहुत बड़ा बादल है बीजेपी और कुछ नहीं उसके अलावा। इनके हर तक के पीछे झूठ है। आप चाहिए इनका बादल फट गया, राकेश जी, इनका बादल फट चुका है, इनके पास अब शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने जो परफॉर्मेंस दी है वो अब तक की सबसे गंदी परफॉर्मेंस है। तो उसने भारत को नहीं किया, उसने बीजेपी को किया है। इस तरह के आज कानूनों पे बिल है, जो बिल आया है उस पर है डिबेट। ठीक है, चलिए पढ़कर आइए। अब एक सेकंड। हम आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप ज्यादा एजुकेटेड है, चौथी पास नहीं है आपकी तरह कि चौथी पास में चले आए। अभी केजरीवाल तो चौथी पास का, हम होते तो कहते चौथी फेल करते। भ्रष्टाचारी सरकार नहीं है ये, चौथी फेल हुई पार्टी नहीं है। ठीक है, चलिए भ्रष्टाचारी। ठीक है, अब आप लोग व्यक्तिगत झगड़ा मत करिए, अब रुक जाइए। आरोप प्रत्यारोप से इतर भी थोड़ा समझने की जरूरत होती है। तनुज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राकेश जी। तनुज जी, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और संविधान मामलों के जानकार भी हैं, क्योंकि जब कोई बिल पारित हो जाता है, पेश हो जाता है और कहते हैं ना कि वो बन ही जाता है कानून, उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं आती कि उसके बाद उसमें कुछ करना पड़े। लेकिन अभी जो चीज़ें हुई, जो हंगामा हुआ और जो संशोधन की बात भी की गई, उसमें अब जो पूरा मामला है वो जेपीसी के पास है। वहाँ से चीज़ें किस तरह से ओके होके आती हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, आप दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। इन 3 बिलों को लेके जितना विरोध हो रहा है और जिन पॉइंट्स पर हो रहा है, उसे किस तरह से लेते हैं, संवैधानिक रूप से या संविधान की दृष्टि से, क्या ये उचित है? नहीं, देखिए इसमें बिल्कुल उचित है, क्योंकि अगर इस बिल की बात करें तो इसमें 3 आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करे जा रहे हैं। ये जो 130वां संविधान संशोधन जो विधेयक आज रखा गया, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 138 के अंदर आर्टिकल 75, जिसके अंदर केंद्र के मंत्री और खुद प्रधानमंत्री भी शामिल है, आर्टिकल 164 जिसके अंदर मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्री शामिल होते हैं, और आर्टिकल 239AA जिसके अंदर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर क्रिमिनल केसेस। सर शिवानंद जी, म्यूट करके सर्च कर लीजिए सर, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे इंटरप्ट करना। अब क्या सॉरी सर, सबको पता चल गया व्हाट यू आर सर्चिंग, और डिस्टर्बेंस भी होता है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, अब सब देखिए कितना हेल्दी कर दिया मैंने इस डिबेट को, सब हंसने लगे। ठीक है तनुज जी, प्लीज कंटिन्यू। तीसरा जो इसमें है आर्टिकल 239AA, जिसमें दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और उस राज्य के मंत्री शामिल है। ऐसे करके तीनों आर्टिकल्स में अमेंडमेंट ये किया गया है कि
कोई भी नेता जिसमें प्रधानमंत्री तक शामिल है को अगर कोई भी ऐसे आरोपों में अगर माना जाता है जिसका कारावास मिनिमम 5 वर्ष या उससे अत्यधिक, यानी कोई छोटे मोटे केसेस की बात नहीं हो रही है, 5 वर्ष या उससे अत्यधिक अगर उसमें कोई सजा का प्रावधान हो, ऐसे केस में अगर उनको 30 दिन से अधिक अगर न्यायिक हिरासत में कोर्ट में बेल नहीं मिलती है, तो ऐसे में 31वें दिन या उसके बाद से कोई भी गवर्नर या राष्ट्रपति उन्हें उस पद से हटा सकते हैं। देखिए, संवैधानिक रूप से इस तरीके का अमेंडमेंट एक बेहद ही प्रशंसनीय भी है, क्योंकि इसके दायरे में समस्त आज की कैबिनेट भी है, समस्त राज्य के मुख्यमंत्री हैं, समस्त राज्यों के मंत्री हैं, कोई भी इसमें अछूता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, भारत का संविधान सभी के लिए समांतर होना चाहिए, समांतर रूप से कार्य करना चाहिए। तो ऐसे में ये चीजें, अच्छा, दूसरी बात जो यहाँ पर चर्चाओं में मैं देख रहा हूँ, वो सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी जिस चीज पर आ रही है वो 2 चीजें हैं। पहली कि अरे अगर किसी को अगर मान लीजिए कोई तरीके की जमानत नहीं मिलती, पद छोड़ना भी पड़ रहा है, तो इसका मतलब वो बाद में अयोग्य नहीं हो जाएगा, वो बाद में जब भी जमानत मिलती है उसके बाद उस पद पे दोबारा बैठ सकता है, पहला। दूसरा, ये प्रोस्पेक्टिव है, ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। ये समझने की बेहद आवश्यकता है कि ये जो संवैधानिक अमेंडमेंट्स है ये प्रोस्पेक्टिव है, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव। तो निश्चित रूप से इस तरीके की बारीकियां जो है इसको समझना होगा और इसकी इसी दिशा में आगे जो है कार्य इसमें होंगे। जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि समय बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और आप लोग, बहुत सारे लोग समय भी मांग रहे थे, तो मैं बिना किसी सवाल के, पर एक ही निवेदन है, प्लीज बात बिल पे ही करिएगा, इधर उधर मत जाइएगा। हाँ चलिए अमित जी बोलिए जल्दी से। पहले देखिए राखी जी, बहुत सारे सवाल खड़े किए गए हैं और मेरे सत्ता पक्ष से ही किए गए, तो मुझे लगता है समय देना चाहिए। 3:1 का डिबेट हो गया है। देखिए, मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। जब आडवाणी जी के ऊपर आरोप लगा, जो हवाला कांड में उनके ऊपर आरोप लगा, उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं इस्तीफा देता हूं सभी पदों से, और जब मैं आरोप मुक्त हो जाऊंगा तभी किसी पद पर आऊंगा, उसके पहले नहीं आऊंगा। अभी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे कह रहे थे, उन्होंने कहा कि अमित शाह जी पर आरोप लगा और क्या उन्होंने इस्तीफा दिया। जब आरोप लगा तो उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद वो अपने पद से गए। उसके बाद ऐसे कई उदाहरण हैं, नैतिकता के ऐसे कई उदाहरण हैं। और मैं तो सहानुभूति, मेरा कहने का मतलब है, मैं तो सराहना करना चाहता हूँ लालू जी का भी, कि जब वो उन पर आरोप लगा और वो जब जेल गए तो उन्होंने भी किया। करुणानिधि, जयललिता, शिबू सोरेन, इन सब पे जब भी आरोप लगा तो वो अपने पद से इस्तीफा दिया उन्होंने, और वो जेल गए, और वहां से जब बाहर आए तो उन्होंने फिर से अपने पद को ग्रहण किया। जिस तरीके से ये साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कि ऐसा एजेंसियों के माध्यम से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो हम सबको पता है कि जब सोनिया गांधी जी की छत्र छाया में यूपीए 1, यूपीए 2 की सरकार थी, तो व्यक्ति या दल तो छोड़िए, पूरे के पूरे संगठन को किस तरीके से एक आतंकवादी संगठन बनाने का प्रयास किया जा रहा था और उस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जा रहा था, वो तो वो कर नहीं पाए, क्योंकि सच को किसी भी तरीके की डर नहीं लगता। सच अंतोगत्वा सामने आता ही आता है, और सच सभी चीजों को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो वो साबित वो कर नहीं पाए, तो इसी चीज का उनको डर है, क्योंकि वो आज तक यही करते आए हैं। तो जो उनका वो भय दिखा रहा है ना, जो ये लोग डरे हुए हैं, तो वो इसी बात से डरे हुए हैं क्योंकि वो आज तक अपने राजनीतिक जीवन में यही करते आए हैं, दूसरों को फंसाने का काम, झूठे आरोप लगाने का काम, और अपने आप को कानून से बाहर करने का काम करते आए हैं। वरना अगर देखिए, आज जो ये बिल आया है, अगर हम चाहते कि ये बिल हम अपने पक्ष में इस्तेमाल करने के लिए चाहते, तो उसमें प्रधानमंत्री भी का भी जिक्र किया गया है, उसमें सिटिंग कैबिनेट का भी जिक्र किया गया है। और किसी भी बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, जब इंदिरा गांधी को कौन नहीं अरेस्ट करता है? क्या बात कर रहे हैं? आपको तो पता ही नहीं, आपको तो पता ही नहीं है। गांधी जी पर जब आरोप लगा था, तुम लोग डराना धमकाना, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, नरेंद्र मोदी मत बोलिए। इम्पीचमेंट का कुछ भी बोल रहे हैं, बहुत प्रोसेस है, बहुत प्रोसेस है। आप जाकर पढ़िए, जाकर आप पढ़िए, आपको पता नहीं है, जाकर पढ़िए। डिबेट की तैयारी पूरी तरह से पहले करनी ठीक है। चाहिए। अमित जी 1 सेकंड रुकिएगा, अमित जी 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ, मोहम्मद तकी जी अपनी बात रखिए, इसके बाद शिवानंद जी आप बोलिएगा। मोहम्मद तकी जी बोलिए। जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, इतने दिनों से लगातार बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री और मंत्रियों पे लगातार आरोप लगते आए, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। पिछले 11 साल से लगातार
मुझे बताया जाए 11 साल में कितने लोगों ने बीजेपी से इस्तीफा दिया है, कितने लोगों ने पद छोड़ा, और उल्टा जिन लोगों पे आरोप लगाया उन लोगों को बड़े बड़े पद दे दिए गए, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दे दी अरे गई। ये बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, अभी संविधान की सरकार ने आपको बताया है। विपक्ष पे इल्जाम लगाया था, उन लोगों को बीजेपी ने बकायदा सम्मानित किया, उनको पद दिए, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो बीजेपी किस तरह की बात कर रही है, और जो लाल किशोर राणा की बात कर रहे हैं और जो वो किसकी बात कर रहे हैं वो एक बात अलग थी। मैं इस वक्त की बात कर रहा हूँ क्या बात अलग है इसमें, और जो नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद आप मुझे बताइए कितने लोगों ने बीजेपी के इस्तीफा दिया आरोप लगने के बाद, कितने लोगों ने छोड़ा है, किसी ने तब दिया जाएगा ना जो विपक्ष के लोग थे, अजीत पवार आरोप लगेंगे तब दिया जाएगा इस्तीफा। विपक्ष के लोग थे, चोरों पे आरोप लगता है, लुटेरों पे आरोप लगता है, भ्रष्टाचारियों पे आरोप लगता है, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, नवाब मलिक हो गए, बहुत से एग्जाम्पल है इसमें। बीजेपी ने तो भ्रष्टाचार लोगों को मंत्री बनाया है, मुख्यमंत्री बनाया है। बीजेपी वॉशिंग मशीन है, जो भ्रष्टाचारी लोग आता है उसको पता है, काम हो जाता है। तो बीजेपी इस लायक नहीं जो इस तरह की बातें करे, इनका वो मुंह नहीं है जो इस तरह की बात करे, ठीक है, इस तरह की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए शिवानंद जी, जनता में विश्वास खो चुके हैं, अधिकार खाली कट्टर भ्रष्टाचारियों को। शिवानंद जी बात रखिएगा जल्दी से। राखी जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ जनते का है, मेरे भी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ बीजेपी का नहीं है, 40 पार्टी लेके चल रहे। दूसरी बात, इनको ये पता नहीं है संविधान के बारे में, ऑलरेडी 1963 में अमेंडमेंट किया, उसमें ऑलरेडी है रूल्स एंड रेगुलेशन। देखिए इन्होंने जिस तरह से अपोजिशन का गवर्नमेंट, अपोजिशन लोगों को आप लोगों ने 5893 लोगों पर सीबीआई ईडी केसेस राखी जी डाला है, उसमें से 1398 के ऊपर अभी भी वेटिंग पे, डेली उनको बुलाना, तकलीफ देना। 300 लोगों को अभी चार्जशीट डाल दिया है। दूसरी बात, 69% लोगों को क्लोजर रिपोर्ट पैसा लेके गुजरात वॉशिंग मशीन में डाल के 69% क्लोजर रिपोर्ट डाला है। ये बीजेपी का करनी और कतली हमको पता है। एक दिन सरकार पलटेगा ना राखी जी, एक भी बीजेपी का नेता बाहर नहीं दिखेगा, फिर डेली मैं चाय पानी के लिए बुलाऊंगा, फिर ईडी सीबीआई क्या होता है, संविधान क्या होता है आपको सिखा दूंगा। भाई साहब यहाँ बैठ के बड़े बड़े बातें कर सकते हैं, रूलर में जाओ होगा, महंगाई चरम पर है, फार्मर। शिवानंद जी मुझे एक बात बताइए, एक बात निकली थी प्रधानमंत्री के लिए भी इस बिल में प्रावधान है, आप कह रहे थे उनको कौन गिरफ्तार कर सकता है। अरे भाई तो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थोड़ी हो रही थी, कोई भी प्राइम मिनिस्टर होंगे, कभी भी होंगे, उनका जिक्र हो रहा है। राखी जी ये करनी और कतली मैं जानता हूं इनका क्या है, इनका क्या चल रहा है प्लान, आरएसएस बीजेपी गोडसे गोलवलकर का प्लान। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी एलओपी जब से बने हैं तब से ममता बनर्जी, स्टालिन, ये सबको सरकार गिराना अपने पल्ले में कैसा आता है। अपोजिशन को क्यों टारगेट करते हैं बताइए। आज तक बीजेपी का एक नेता अंदर गया दिखाई है। महाराष्ट्र का अशोक चौहान को उन्होंने लिया, नारायण राणे को लिया, आज देखिए अनिल देशमुख को डाला, छगन भुजबल को डाला, संजय राउत जी के ऊपर एक्शन हुआ, ठीक है, चलिए संजय सिंह के ऊपर एक्शन हुआ, केजरीवाल सीएम होते हुए पूजा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है शिवानंद जी। गवर्नमेंट आ गए ना राखी जी, ये बीजेपी सुपड़ा साफ करूंगा मैं, ठीक है। हाँ पूजा जी बोलिए। राखी जी अभी बोला गया कि जो है प्रधानमंत्री को भी नहीं जो है इसमें छोड़ा गया हुआ है, और जो है ये तो सभी के लिए हो रहा है ना। परेशानी तो वही है राखी जी, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि इनको पता है कि आगे चल करके इनको जनता समर्थन नहीं देने वाली है, तो ये पहले प्री प्लान कर रहे हैं कि पहले से जो है सबको हटा दिया, तो अरे भाई बाद में आकर के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जब आदमी, अभी आप बताइए सत्येंद्र जैन जी जो है बरी कर दिए गए, 2.5 साल उनको जेल काटना पड़ गया, कितने मीडिया चैनल दिखा रहे हैं, कितने मीडिया हाउसेस दिखा रहे हैं, कितने लोगों को पता है। ये यही चोर को नहीं दिखाया जाता है, चोर को नहीं दिखाया जाता है, चोर का महिमा मंडन नहीं होता है, चोर का महिमा मंडन नहीं होता है, चोर को नहीं दिखाया जाता है। आप इस बात को समझिए, आप चोरों को चोर होगा, जो भ्रष्टाचारी होगा वो जेल के सलाखों के पीछे जाएगा और उनको सजा मिलेगी, कानूनी दायरों में उसके मिलेगी। अमित जी आप गलत भाषा मत कीजिए अमित जी। चलिए ठीक है, अब 1 सेकंड रुकिएगा क्योंकि समय हो गया। 1 मिनट रुकिए। तनुज जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए समय हो गया है।
देखिए अब जेपीसी से आने दीजिए, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, उस पर कैसे काम करना है उन सब के लिए सारी चीजों का मुझे लगता है सब चीजें तभी क्लियर हो पाएंगी। समय हो गया, नहीं सर वापस नहीं आ पाऊंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए ये बहस, ये तकरार बिल्कुल जायज है और ये होनी है। जब सदन में हुई तो यहाँ क्यों नहीं होगी? ये अपने अपने पार्टी का पक्ष रख रहे हैं और विपक्ष की जो मुख्य रूप से आपत्ति है वो यही है कि ये सिर्फ एक तरफा सारे निर्णय करना चाहते हैं और लगातार जो पहले चीजें होती आई हैं उसी को ये आगे बल देके बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप सबको अपने हाथ में लेकर और अपनी पावर से जो कराना चाहते हैं आप करा लेंगे। लेकिन क्या ये बिल पूरी तरीके से पास हो पाएगा? अभी आज हंगामा हुआ इसलिए जेपीसी के पास पहुंचा है, वहां से क्या चीजें आती हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। देखिए कल तक क्या अपडेट निकलकर इसमें आता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।